लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी भारत की तरफ से ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइल को डिप्लॉय किया गया है। इंडियन आर्मी के लिए एडिशनल 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल को खरीदने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। फ्रांस की तरफ से भारत को राफेल जेट की दूसरी बैच को भी डिलीवर किया जा चुका है। भारत की तरफ से किस वजह से श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के साथ अगर विंटर में लड़ाई होती है तो राफेल नहीं बल्कि C-17 असल मायने में गेम चेंजर एयरक्राफ्ट क्यों बनने वाला है। और चाइना की तरफ से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी AR-500C अनमैन्ड हेलीकॉप्टर को किस वजह से डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके है और यहाँ पर कुछ ऐसे खबर सामने आई है जो कि आप सबके होश उड़ाने वाले हैं। रिसेंटली मीडिया रिपोर्ट से पता लगा है कि भारत की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ब्रह्मोस मिसाइल और निर्भय मिसाइल को डिप्लॉय किया गया है। इनके साथ आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। अब ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश साम की बात तो समझ में आती है, लेकिन निर्भय मिसाइल को कैसे डिप्लॉय किया गया इसको लेके थोड़ा संदेह है, क्योंकि अब तक इसको कब हमारे आर्म फोर्सेस में शामिल किया गया या फिर इसकी मास प्रोडक्शन कब शुरू किया गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया था। क्योंकि आखिरी बार 2019 में जब इसको DRDO की तरफ से टेस्ट किया गया था तो वो इसका फाइनल डेवलपमेंटल ट्रायल था और इसके बाद निर्भय मिसाइल के यूजर ट्रायल भी होने वाले थे, जो कि कब किया गया इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था। और कब इसको इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल कर दिया गया इसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। पर फिर भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि निर्भय मिसाइल प्रोग्राम को शायद अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन अब ये बात पता चल चुकी है कि निर्भय मिसाइल प्रोग्राम अभी बंद नहीं हुआ है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी निर्भय मिसाइल को बड़ी मात्रा में नहीं बल्कि लिमिटेड नंबर में डिप्लॉय किया जा रहा है। ये मिसाइल लगभग 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और 100 मीटर से लेके 4 किलोमीटर की फ्लाइट पाथ को फॉलो कर सकती है। अब शायद इसकी यूजर ट्रायल को इंडियन आर्मी चाइना के ऊपर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल को यहाँ पे सफिशिएंट मात्रा में डिप्लॉय किया गया है और चाइना के खिलाफ किसी भी ऑफेंसिव हमले में ये हमारा मेन स्टैंड अप वेपन बनने वाला है। अब चाइना की तरफ से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में काफ़ी डिप्लॉयमेंट की गई है और चाइना ने यहाँ पर 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल को तिब्बत रीजन में डिप्लॉय कर रखा है, जिसको वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और इनको काउंटर करने के लिए भी भारत की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करके रखा गया है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की नेक्स्ट जनरेशन बैटल राइफल को लेके है। आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से हुई मीटिंग के दौरान इंडियन आर्मी के लिए एडिशनल 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल को खरीदने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया है। इससे पहले 2019 की फरवरी में भी इंडियन आर्मी की तरफ से 72,400 SIG 716 राइफल को फास्ट ट्रैक मोड में खरीदा गया था और इस डील की कीमत लगभग 700 करोड़ के आसपास था, जिसमें खरीदे गए राइफल्स की डिलीवरी हमें 2019 के दिसंबर से शुरू हो चुकी थी और इसकी डिलीवरी इसी साल के अंत तक ही कंप्लीट होने वाली है। अभी इन राइफल्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात हमारे जवानों को दिया जा रहा है और इससे पहले इनको काउंटर टेरर ऑपरेशन में डिप्लॉय किए गए जवानों को दिया जाता था। लेकिन इस बार जो डील साइन हुआ ये थोड़ा महंगा होने वाला है, क्योंकि इस बार हम 72,000 असॉल्ट राइफल को खरीद रहे हैं, क्योंकि ये हमें लगभग 780 करोड़ के आसपास पड़ने वाली है, जबकि पिछली बार हमने 72,400 राइफल खरीदे थे और इनकी कीमत 700 करोड़ के आसपास था। इन राइफल्स को सिर्फ अभी हमारे फ्रंटलाइन ट्रूप्स को दिया जाएगा और बाकी रिक्वायरमेंट को AK-203 असॉल्ट राइफल से पूरा किया जाएगा। आर्मी की तरफ से अभी इंसास राइफल को रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि ये इतना इफेक्टिव नहीं है। साथ ही बैरल जाम होने के साथ साथ इसके और भी कई सारे इशू हैं। जबकि SIG 716 राइफल में 7.62 × 51 mm के राउंड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बेहतर ऑप्टिक्स के साथ DMR के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी रेंज और डैमेज दोनों ही इंसास राइफल के मुकाबले काफी ज्यादा है और यहाँ तक कि AK-203 राइफल के मुकाबले भी इनका डैमेज काफी ज्यादा है। अगला अपडेट राफेल जेट को लेके है। फ्रांस के एम्बेसडर इमानुएल लेलिन ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि फ्रांस की तरफ से भारत को राफेल की दूसरी बैच को डिलीवर किया जा चुका है। हालांकि ये राफेल जेट अभी भी फ्रांस में मौजूद है और इनको अक्टूबर के महीने में इनको भारत में लाया जाने वाला है। इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अंबाला एयरवेज के बदले वेस्ट बंगाल की कलाईकुंडा एयरवेज में डिप्लॉय किया जाएगा और इनके साथ ही राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन को फॉर्म किया जाएगा।
वैसे फ्रांस के मुताबिक राफेल अभी भारत में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ये अभी भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको कब फ्रांस से भारत लाते हैं। उनके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को अभी तुरंत ही राफेल जेट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि चाइना के साथ बढ़ रही तनाव के बीच ये इंडियन एयरफोर्स की ताकत को काफ़ी हद तक मल्टीप्लाई कर सकता है और लो टेम्परेचर में भी ये इजीली ऑपरेट कर सकता है। भारत को डिलीवर किए गए पहले बैच की राफेल की बात करें तो इनकी लगभग 250 घंटे की फ्लाइट और फायरिंग ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है। वहीं पर राफेल को लेके एक और खबर है और वो ये है कि राफेल्स को इंडियन एयरफोर्स ने शामिल करने के बाद इनको कोई फॉर्मल नाम नहीं दिया जाएगा। अगर आपको याद होगा तो इंडियन एयरफोर्स के कुछ फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को भी इंडक्शन के बाद इंडियन ऑरिजिन नाम दिया जाता है, जैसे कि MiG-21M को त्रिशूल, MiG-21 बाइसन को विक्रम, MiG-23 की BN और MF वेरिएंट को विजय और रक्षक, MiG-25 को गरुड़, जगुआर्स को शमशेर, MiG-29 को बाज और मिराज 2000 को वज्र का निकनेम दिया गया है। लेकिन राफेल के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही राफेल के अलावा सुखोई को भी आज तक कोई भी निकनेम नहीं दिया गया है। अगला अपडेट भारत और श्रीलंका को लेके है। भारत की तरफ से भी श्रीलंका को $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को ऑफर करने का प्लान किया गया है। अब सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि चाइना अभी श्रीलंका में अपनी प्रेजेंस को बनाने की कोशिश कर रहा है और पहले से ही श्रीलंका की हम्बनतोटा पोर्ट को वो 99 ईयर के लिए लीज पर ले चुके हैं। ऐसे में कुछ दिन पहले ही चाइनीज इन्फ्लुएंस की वजह से श्रीलंका अपने कोलंबो पोर्ट से भी भारत को बाहर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भारत की तरफ से भी कूटनीतिक स्तर पर चाइनीज इन्फ्लुएंस को कुछ हद तक श्रीलंका से दूर करने में कामयाबी हासिल की गई है। अभी भारत श्रीलंका से चाइनीज प्रेजेंस को पूरी तरीके से हटाने के लिए श्रीलंका को डिफेंस सेक्टर में मदद करने का फैसला कर रहा है और आगे चल के भारत और श्रीलंका बे ऑफ बंगाल में या फिर इंडियन ओशन रीजन में भी साथ मिलकर पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने वाले हैं। इसके लिए भारत $50 मिलियन की क्रेडिट के अलावा श्रीलंका को डिफेंस हार्डवेयर, ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। अभी भी भारत की फॉरेन मिलिट्री ट्रेनिंग के जो कोटा है उसमें लगभग 50% श्रीलंका के लिए रिजर्व रखा गया है और हाल ही में ही पीएम नरेंद्र मोदी जी और उनके श्रीलंका काउंटरपार्ट के बीच हुई वर्चुअल मीटिंग के दौरान दोनों देशों के बीच रिलेशन को और मजबूत करने की बात की गई है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी को लेके है। ये बात आप सब जानते हैं कि लद्दाख में अभी भारत और चाइना दोनों ही तरफ से पूरे विंटर में डिप्लॉयमेंट करने की प्लानिंग की गई है। ऐसे में इंडियन आर्मी की तरफ से लद्दाख में लॉजिस्टिक सप्लाई को बनाए रखने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कैंपेन लॉन्च किया गया था, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी भारत की तरफ से 50,000 के करीब ट्रूप को तैनात किया गया है और इनके लिए खाने पीने का सामान से लेके एमुनेशन को भी स्टोर करना काफी जरूरी है, क्योंकि नवंबर से फरवरी के बीच यहाँ पर काफी ठंड पड़ने वाली है और इसी दौरान बाहर से कोई भी चीज बाय रोड लाना लगभग नामुमकिन हो सकता है। इंडियन आर्मी के 14 कॉर्प के चीफ अरविंद कपूर ने बताया है कि लद्दाख में अभी इंडियन आर्मी की सभी प्रिपरेशन लगभग प्लग एंड प्ले कंडीशन में मौजूद है और यहाँ पर जितने भी जवान डिप्लॉयड है उन सभी के लिए अभी स्पेशल हाई प्रोटीन डाइट प्लानिंग की गई, क्योंकि विंटर में इनको काफी कैलोरीज बर्न करने पड़ेंगे और अभी लद्दाख में इतना सामान स्टोर किया जा चुका है जो कि विंटर तो क्या पूरी 1 साल तक आराम से चलने वाली है। लेकिन यहाँ पर इतनी जल्दी लॉजिस्टिक सप्लाई को मेंटेन करने के पीछे अगर किसी का मेन रोल है तो वो इंडियन एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट हैं। इसके साथ C-130 चिनूक हेलीकॉप्टर्स और इंडियन एयरफोर्स के बाकी सभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इस मुहिम में शामिल है। इन सब की मदद से बस कुछ ही दिनों में ही भारत की तरफ से लगभग 1 साल के लिए लद्दाख में सभी लॉजिस्टिक सप्लाई को स्टोर किया जा चुका है। इसीलिए इंडियन आर्मी के लिहाज से देखा जाए तो लद्दाख में लॉजिस्टिक सप्लाई को बनाए रखने के लिए C-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर एक मेजर रोल प्ले करने वाले, क्योंकि विंटर में अगर बर्फ गिरने की वजह से रास्ते बंद पड़ जाते हैं तो तब भी आर्मी तक लॉजिस्टिक पहुंचा सकते हैं और इसी वजह से चाइना के साथ हुई किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये ट्रूप से लेके किसी भी सप्लाई को सीधे तौर पर लद्दाख में ले जा सकते हैं और इसीलिए अगर विंटर में चाइना के साथ लड़ाई होता है तो इसमें C-17 इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजर एयरक्राफ्ट बनने वाला है, क्योंकि बिना सप्लाई के कोई भी आर्मी जंग नहीं लड़ सकती है। अगला अपडेट चाइना को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से रिसेंटली तिब्बत रीजन में अपने एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर को टेस्ट किया गया था। इस अनमैन्ड हेलीकॉप्टर का नाम AR-500C है। इस ड्रोन को लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई से टेक ऑफ कराया जा सकता है और इसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 6700 मीटर की है, यानी कि लद्दाख की पहाड़ी इलाकों में इसको इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 170 किलोमीटर प्रति घंटे तक है और ये अपने साथ एक बार में 500 केजी तक के लोड को कैरी कर सकता है। इसको चाइना की तरफ से मई के महीने में तिब्बत रीजन में टेस्ट किया गया था, जहां पर इसकी काफी सारे टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। चाइना के मुताबिक इसको मेनली रिकॉनेंस या फिर कम्युनिकेशन रिले मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल पेलोड इंटीग्रेट करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल को भी कर सकता है।
अभी बताया जा रहा है कि इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद चाइना इसको आगे चल के लार्ज स्केल में इंडिया और चाइना की बॉर्डर में डिप्लॉय करने वाला है। और स्पेशली लद्दाख रीजन में ऑपरेट करने के लिए चाइना की तरफ से इसमें एक पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। वैसे ये ड्रोन दिखने में यूनाइटेड स्टेट की MQ-8 ड्रोन जैसा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि चाइना ने यहाँ पर भी जेरोक्स कर लिया है। इसे अभी चाइना चाहे तो मल्टीपल मिशन में भारत के खिलाफ डिप्लॉय कर सकता है, जिसमें सर्वेलेंस और रिकॉन मिशन के अलावा लॉजिस्टिक सप्लाई का मेन रोल होने वाला है, क्योंकि ये एक ही बार में 500 kg तक के लोड को कैरी कर सकता है, जिस वजह से इसे चाइना मेडिकल सप्लाई या फिर लॉजिस्टिक सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है। और इसी वजह से वो अभी इसको जल्दी से जल्दी मास प्रोड्यूस करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रही है। अगला अपडेट भारत की VVIP एयरक्राफ्ट को लेके है। आप सबको ये बात पता होगा कि हमारे PM और प्रेसिडेंट के लिए स्पेशली 2 VVIP एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए बोइंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। इसमें बोइंग की 777 एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया गया था, जो कि अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इंफ्रारेड मिसाइल काउंटरमेजर सिस्टम के साथ इक्विप होकर आने वाली थी, जिसका नाम LAIRCM है। इन एयरक्राफ्ट्स को इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन इनिशियली एयर इंडिया की तरफ से 4 पायलट्स को अभी ट्रेन करके रखा गया, जो कि इनको ऑपरेट करने वाले हैं। और बैकअप के तौर पर एडिशनल 15 पायलट भी यहाँ पर इस प्लेन में मौजूद रहने वाले हैं, जिनको डेपुटेशन के बेसिस पर 2 साल के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। इसके बाद इसको कम्प्लीटली इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। इनकी टेस्ट फ्लाइट को हाल ही में ही 25 सितंबर को कंप्लीट किया गया है और ये 1 अक्टूबर तक न्यू दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। ये शिकागो से 23 सितंबर को उड़ान भरने वाले हैं और उसके बाद ये 1 सितंबर को न्यू दिल्ली में लैंड करने वाले हैं। ये हमें इनिशियली मिड सितंबर में डिलीवर होने वाले थे, लेकिन एयर इंडिया के पायलट्स की तरफ से इसको टेस्ट करने के बाद इसमें कुछ टेक्निकल चेंजेस करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिस वजह से इनकी डिलीवरी 15 दिन तक डिले हो गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।